हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी दी है वो दी है प्याजे ने, जीन प्याजे ने। सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। बहुत ही ईजी होंगी, बहुत ही कंसाइज वे में होंगी और बहुत ही सिस्टमेटिक। सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम समय में यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर आप एच टेट, सी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ बी एड या और भी कोई, तो आप यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। आप इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो भी आप इन्हें पढ़ते हुए चलिए और आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्याजे की थ्योरी। सबसे पहले मैं प्याजे की थ्योरी में आपको दूंगी इसका इंट्रोडक्शन कि देखिए, सबसे पहले बच्चा होता है छोटा। नॉर्मल मैं एक बात बता रही हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने आप सारे काम नहीं कर सकता। वो होता है डिपेंडेंट किसी दूसरे पर्सन पर, जैसे कि अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, अपनी आया पर डिपेंडेंट होता है। तो उनका विकास कैसे होता है सिस्टमेटिकली, जब वो छोटा होता है, छोटे होने से बड़े होने तक, वो प्याजे ने अपनी थ्योरी में बताया है। ठीक है, कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं जैसे कि सेंसेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज, कैसे वो एक रोल निभाती हैं कॉग्निटिव को डेवलप करने के लिए। जो बच्चे का दिमाग होता है उसका विकास करने के लिए ये एबिलिटीज़ हैं। ये एबिलिटीज़ कैसे कैसे डेवलप होती हैं, किस किस स्टेज में डेवलप होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब एक इंडिविजुअल का, किसी भी एक पर्सन का, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। भाई, जब दिमाग का विकास होगा, एक दिमाग ही तो ऑर्डर देता है हमारे पूरे शरीर को कि हम कुछ करें। तो जब दिमाग का विकास होगा तभी पूरे शरीर का विकास होता है, पूरे आपका ऑल ओवर विकास होता है एक इंडिविजुअल का। तो ये है इंट्रोडक्शन। अगर आपका थ्योरी बेस आता है एग्जाम तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप इन्हें समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे वो डेवलप होते हैं, उनमें स्किल्स हैं और एबिलिटीज़ हैं, उनकी प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट होने की, किस तरीके से वो होते हैं, और कैसे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बच्चों के बीच में कैसे अलग अलग एजेस में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब बच्चे छोटे हैं तो क्या होता है, जब बड़े हैं तो क्या होता है। तो ये सारा है आपका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे मेन प्याजे की थ्योरी को। तो देखिए, जो प्याजे की थ्योरी है, इनके देने वाले हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे ने ये थ्योरी दी है। स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कौन है? स्विस साइकोलॉजिस्ट है, यानी कि स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। पहले ये बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन बाद में ये साइकोलॉजिस्ट बन गए, इधर की तरफ मुड़ गए यहाँ पे। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो ह्यूमन बींग्स बर्थ से लेके एडल्टहुड तक, यानी कि जन्म से लेके जो यहाँ पर युवा होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है उनको एक्सप्लेन उन्होंने किया है। ठीक है, थिंकिंग को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। और इन्होंने किस पर इसकी स्टडी की है? इनकी स्टडी रही है अपने ही तीनों बच्चों पर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर की है। अब इनकी शादी हुई थी, तो अर्ली मैरिज जो थी, इनके बच्चे हुए थे, इन्होंने अपनी अर्ली मैरिज के जो साल हैं, जो इनकी शुरुआती शादी थी, इन्होंने और इनकी वाइफ ने अपने बच्चों पर ही यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने में वो निकाल दिए। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने 3 बच्चों पे किया है। थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है अब इस थ्योरी का, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो थ्योरिकल कंसेप्ट क्या है, देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। ये एक ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड में पहले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है जो इन्होंने दिया है थ्योरी का। पहले मैं थ्योरी का बता देती हूँ। तो ये ह्यूमन माइंड एक इंसान का दिमाग है, जिसमें कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, दिमाग को 2 तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। एक है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एक है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसमें आता है स्कीमा। हम पढ़ेंगे भी स्कीमा क्या होता है, यानी कि दिमाग जो बना हुआ है बाय बर्थ में ही जो दिमाग की संरचना हुई है वो है स्कीमा। फिर है कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जिसमें है कॉग्निटिव फंक्शनिंग के 3 टाइप है, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलेशन। कॉग्निटिव फंक्शनिंग ये कि जब ये तो है बर्थ के साथ बच्चे को जो मिलता है, इसके बाद जो भी बच्चा जन्म लेने के बाद सब चीज़ अपने एनवायरनमेंट में सीख रहा होता है एक दूसरे से, तो किस तरीके से बच्चा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा होता है अपने कॉग्निटिव, अपने माइंड की, तो ये बताया हुआ है। ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आएगा स्कीमा और कॉग्निटिव फंक्शनिंग में आएगा एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलेशन। अब हम पहले इन तीनों को ही समझेंगे कि ये स्कीमा क्या होता है और ये तीनों क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ प्याजे की थ्योरी के स्टेजेस।
चलिए अब हम समझते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो देखिए स्कीमा होता है जो भी ह्यूमन की बॉडी में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बॉर्न इंस्टिंक्ट है। इसका क्या मतलब है, जो जैसे ह्यूमन बॉडी ने जब जन्म लिया है तो उसके साथ ही वो आते हैं, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को। जो इसको ऑर्डर देते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ करने के लिए, जैसे सकिंग। बच्चा चूस के कोई चीज़ पी रहा होता है, जैसे अपनी बोतल दूध, क्या उसको पहले सिखाया थोड़ी ना जाता कि उसको दूध से बोतल से दूध कैसे पीना है। या बच्चा देख रहा होता है अपने आसपास, रीचिंग, किसी चीज़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, रीच कर रहा है, ग्रास्पिंग, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्कीमाज होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अगर मैं नॉर्मल कहूँ, यानी कि लाइफ की वो बेसिक चीज़ें, वो बिल्डिंग ब्लॉक जो शुरुआती बच्चे के जन्म के साथ साथ ही बच्चे को मिलते हैं, जो बिना सिखाए बच्चा सीख लेता है। इसके बाद है एसिमुलेशन। तो एसिमुलेशन क्या होता है स्कीमा के बाद, देखिए एसिमुलेशन ना एक तरीके की मैचिंग होती है। मैं इसको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी, पहले मैं जो लिख रहा है वो बता देती हूँ। एक काइंड ऑफ मैचिंग बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल नीड्स एज दे अराइज। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसके दिमाग में जो चीज़ पहले से ही है और जो चीज़ उसने बाहर देखी है उसको वो आपस में मैच कर रहा होता है। जैसे जब नया टॉय बच्चे को अगर हाथ में दे दो तो वो समझता है कि ये तो मेरी बोतल ही है, ठीक है, या ये उसका चूसने वाला खिलौना ही है। बहुत सारे बच्चों के टॉयज आते हैं ना, टीथर आते हैं, जिनसे बच्चे वो पूरे दिन मुंह में लेके रखते हैं। अगर बच्चों को नया टॉय दोगे तो बच्चों को लगेगा ये भी टीथर ही है, ये भी बोतल ही है, तो वो उसको चूसना शुरू कर देगा। बच्चे सारे, यानी कि जो पुरानी उनकी नॉलेज है सकिंग की, उसको नई जो चीज़ है उसके साथ मैच कर रहा होता है। या एक और हमें और एग्जांपल समझते हैं, जैसे पेरेंट्स ने बताया कि ये इसके चार यहाँ पे पैर हैं, ये कौन है, ये एक गाय है। ठीक है, तो अगर घर में डॉग आया हुआ है या बाहर बच्चे ने डॉग देगा तो उसे लगेगा कि अच्छा डॉग के भी चार पैर और एक पूंछ है जैसे गाय के है, तो ये भी एक गाय है। ठीक है, तो ये एसिमुलेशन होता है जब बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ पहले से अपनी नॉलेज को यहाँ पर मैच कर रहा होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एसिमुलेशन। इसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन होता है अब बच्चे ने यहाँ एसिमुलेशन में मैच कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो उसको पहले से नॉलेज है उसको चेंज कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए। ठीक है, किसी की हेल्प से या बच्चा खुद मॉडिफाई करे। तो कैसे, जैसे जब बच्चे को खिलौना पकड़ाया था एसिमुलेशन और बच्चे ने शक किया, क्योंकि उसके पास पहले से वही नॉलेज अवेलेबल थी। अब बच्चे ने शक करने के बजाय उस टॉय को थोड़ा फेंका, पुश किया, या बोतल या सिपर को, जैसे बोतल से बच्चा जैसे शक्कर के दूध पीता था तो सिपर से थोड़ा ऊपर लेके, जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे उसने दूध पीने की कोशिश की। बोतल से दूध पीना अलग होता था, सिपर से बच्चे ने अलग तरीके से दूध पीना सीखा। तो ये होता है एकोमोडेशन, जहाँ पे बच्चा अपना जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है पहले वाला जो स्कीमा है उसको थोड़ा चेंज कर दे, मॉडिफाई कर दे। जैसे अब मैं गाय के एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ, जो डॉग का मैंने बताया था कि पहले एसिमुलेशन में बच्चा समझ रहा था अच्छा ये जो काव है और ये ही वो डॉग भी एक काव है क्योंकि चार पैर हैं। लेकिन जब पेरेंट्स किसी की हेल्प से या दादी हैं दादा हैं वो ये बता दें कि बेटा ये क्या है, ये गाय है, इसके चार पैर हैं लेकिन इसका साइज बड़ा है, ये पूंछ है, ये डॉग है क्योंकि ये ऐसी आवाज़ें निकालता है डॉग की, और ये छोटा है, तो बच्चा कहता है अच्छा ये छोटा है तो ये गाय नहीं है, ये डॉग है। बच्चा इस चीज़ को समझता है, तो इसको कहते हैं एकोमोडेशन। बच्चे ने अपनी जो पहले की नॉलेज है उसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, एकोमोडेशन के बाद आ जाता है इक्विवेलेशन। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ना एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विवेलेशन में थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी होती है समझने में। जब स्टार्टिंग में बच्चे बीएड कर रहे होते हैं या समझते हैं, तो मैं आपको बताऊं जो मैंने एग्जाम्पल दिए प्लीज़ आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए दोबारा से बैक कर करके, तो आपको सीरियसली ये समझ आ जाएंगे। तो इक्विवेलेशन क्या होता है, इक्विवेलेशन होता है जब बच्चा एक बैलेंस, यहाँ बच्चे ने चेंज कर दी अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अब बच्चा खुद से मेंटेन कर रहा है उस बैलेंस को। जब वो कोई दो चीज़ अलग देखता है, ठीक है, उसको जैसे वाटर है, बच्चा जैसे दूध पीता था अपनी बोतल से तो वो अलग तरीके से पीता था, वो था एसिमुलेशन। अब जब एकोमोडेशन आया तो बच्चा सिप करके दूध को पीने लग गया सिपर से। अब ऐसे ही वाटर को बच्चा ग्लास से सिप सिप करके पिए, इक्विवेलेशन। अब बच्चे ने समझ लिया, बच्चे ने बैलेंस स्थापित कर लिया कि अच्छा ये वाटर मेरे को मम्मा ने ग्लास में दिया तो मुझे इसे ऐसे करके पीना है, ना कि सक करके पीना। ठीक है, अब बच्चा
टॉय को पुश नहीं कर रहा, फेंक नहीं रहा। एकोमोडेशन में जैसे बच्चा उसको थोड़ा चेंज करता है, इसमें बच्चा बैलेंस, बच्चे को पता है कि कौन सा टॉय है। मम्मा ने बोतल दिया है तो मुझे दूध पीना है, टॉय दिया है तो मुझे उसे किस तरीके से खेलना है, बलून दिया है तो उसको किस तरीके से खेलना है, उसे को उछालना है। तो बच्चे ने इस बैलेंस को खुद अपने दिमाग में स्थापित कर लिया, मेंटेन कर लिया, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ें ये नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे के साथ हैं, ये आपकी पढ़ाई में भी बच्चे जब बड़ा हो जाता है तब भी साथ के साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे बच्चा जब नई क्लास में जाते हैं तो इंग्लिश बच्चा पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में पहले इनको पता अच्छा ये इंग्लिश है, बाद में उन्हें पता लगता है अच्छा रीडर ये होती है, ग्रामर ये होती है। फिर रीडर ग्रामर में जब उन्होंने अंतर किया, एकोमोडेशन आया, जब इक्विलिब्रेशन करेंगे तो वो रीडर की चीज़ रीडर में पढ़ेंगे, ग्रामर की चीज़ को ग्रामर में खुद से ही वो मेंटेन कर लेंगे बच्चे। पहले स्टार्टिंग में देखा है कि आप बच्चे को येलो कॉपी दे दी जाती है कि मैथ्स की येलो कॉपी है, तो बच्चे बताएंगे अच्छा मैथ्स की येलो है और येलो नोटबुक निकालनी है, एनवायरनमेंट की ग्रीन नोटबुक निकालनी है। इक्विलिब्रियम में क्या है, बच्चे को पता लग गया कि मैथ्स वो है जहाँ 1 2 3 ये सब आ रहे हैं, एनवायरनमेंट वो है जहाँ पे हम अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्टेजेस क्या हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं। पियाजे ने पहले ये चारों टर्म बताई हैं हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में। पहले इनको डिफाइन किया, किसको? स्कीमा को, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम को। उसके बाद पियाजे ने ये बताया कि ये 4 स्टेज हैं कि शुरुआत में बच्चा कैसे बढ़ेगा, क्या क्या चीज़ समझेगा, कैसे उसकी नॉलेज रहेगी। तो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल की होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और 2 साल तक की स्टेज को उन्होंने नाम दिया है सेंसरी मोटर स्टेज। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 साल के बच्चों के लिए इन्होंने नाम दिया है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 से 11 साल के बच्चों के लिए बनाया है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 साल या एडल्टहुड तक इन्होंने बनाया है। तो ये 4 स्टेज इन्होंने बताई है कि इस तरीके से बच्चे का दिमाग का विकास हो रहा है। तो चलिए इनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होता है 0 से 2 साल के, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कितने ईयर्स के बच्चों के लिए होता है, और ये सवाल आता ही रहता है, ठीक है, एग्जाम में। तो इसमें 2 चीज़ पहले मेन इंपॉर्टेंट है कि एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। पहली बात तो यहाँ कोई लैंग्वेज नहीं होती, बच्चा बोल ही नहीं सकता इतना छोटा। दूसरा मोटर इंटरेक्शन इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है ना बच्चे की, वो है कैसी है? मोटर। मोटर मतलब गतिविधियों के थ्रू है, बच्चे की सोच के थ्रू नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं है बच्चे को, यहाँ सिर्फ स्कीमा वाली हैं, बाकी और नहीं है। तो जो मोटर इंटरेक्शंस होता है बच्चे का यहाँ एनवायरनमेंट के साथ। अब चलिए समझते हैं इस स्टेज में कैसे बच्चे का डेवलपमेंट पियाजे ने बताया है कि कैसे डेवलप करता है बच्चा। सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत ही लिमिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे के साथ, जो अनकोऑर्डिनेट होते हैं। जो कोई बच्चे का ये नहीं है कि बच्चे को पता हो कि करना क्या, बच्चे के पास पैर खांग उठाया तो बच्चा वही चूसने लग गया, बच्चे को ये नहीं पता कि चूसना क्या है। तो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं बर्थ के टाइम पे। सकिंग, लुकिंग और ग्रास्पिंग, यही तो होते हैं बच्चे के पास। बच्चा सक कर रहा होता है बोतल को, लुकिंग करता है, बच्चा देखता है अपने आसपास, और ग्रास्पिंग किसी चीज़ को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है अपने छोटे छोटे हाथों से एट बर्थ। अब बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है, 4 मंथ में कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस आने लग जाते हैं। अनकोऑर्डिनेटेड से बच्चा कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? वही आपके स्कीमा, सिंपल स्कीमास, सकिंग, एनीथिंग एज टॉय। बच्चा यहाँ बोतल को सक कर रहा है, लेकिन जब यहाँ बच्चे को खिलौना मिला तो उसको भी सक कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से कॉग्निटिव रिफ्लेक्सेस बच्चे में आ जाते हैं कोऑर्डिनेटेड में। बच्चे को हाथ में कोई चीज़ बलून पकड़ा दी तो बच्चा उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग रहा है। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस। इसके बाद जब बच्चा 8 महीने का होता है, देखिए आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं कि एट बर्थ पे क्या है, 4 मंथ पे, बस आप एक बार ना इनको समझ लीजिए। ये नहीं पूछे जाते एग्जाम में कि एट बर्थ पे क्या है या 4 मंथ में 8 मंथ पे क्या, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट ऑफ कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा सिर्फ ग्रास पर कर पा रहा है, बच्चा सिर्फ सक कर पा रहा है। तो वो किस में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, ऐसे पूछा जाएगा। तो 8 महीने में क्या होता है? बच्चे को ना ऑब्जेक्ट की, कोई भी एक सामान है उसकी इंडिपेंडेंसी समझ आ जाती है। जैसे बच्चे को ये पेंसिल दे दो तो बच्चा इस पेंसिल को पकड़ेगा आराम से,
और अगर लेकिन यहाँ क्या है, अगर आपने वो चीज़ छुपा दी, अगर ये पेंसिल आपने बच्चे के सामने से छुपा दी तो बच्चे के लिए वो जो चीज़ है वो छुप जाएगी। बच्चे को लगेगा अच्छा ये चीज़ है ही नहीं, डिसअपेरेंस हो जाएगी। बच्चे को आपने खिलौना दिया, खिलौने से बच्चा खेल रहा है कि हाँ ये टॉय है, और आपने उसको अगर उसके कंबल में दुबका दिया, छुपा दिया, तो बच्चे को लगेगा अच्छा वो टॉय है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो अभी बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ कि उस टॉय की एग्जिस्टेंस को समझ ले। अब इसके बाद क्या होता है, थोड़ा और 8 महीने के बाद 2 साल तक स्टेप इनटू लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शंस, कंटेनर रिवर्स एक्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा लॉजिकल गोल डायरेक्ट एक्शन की तरफ बढ़ जाता है। कैसे, जैसे कंटेनर है, लेकिन वो यहाँ इतना नहीं समझ पाता कि ये कंटेनर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये उल्टा कंटेनर है या सीधा कंटेनर है। थोड़ा थोड़ा लॉजिकल बच्चा समझने लगता है कि अच्छा ये पेंसिल है और कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इतना समझ नहीं पाता। बस यही चीज समझिए, बच्चा इन तीनों चीज़ों को ही समझ पाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से 7 साल के बीच में। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 फेज यहाँ बताए हैं, एक होता है प्री कंसेप्चुअल फेज, एक होता है इंट्यूटिव फेज। तो प्री कंसेप्चुअल 2 से 4 साल का बताया, इनको भी दोनों में तोड़ दिया है, और फिर एक 4 से 7 साल का बताया। अब बता दूं, पहले ये भी नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में खास के प्री कंसेप्चुअल क्या है और इंट्यूटिव, ये आप समझ लीजिए एक बार। प्री ऑपरेशनल स्टेज ही पूछा जाएगा कि एक तो ये कितने साल से कितने साल तक की होती है, प्लस इसमें बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखता है। तो प्री कंसेप्चुअल में जो और छोटा होता है 2 से 4 साल का बच्चा, वो ऑब्जेक्ट को उसके नाम से पहचान लेता है। जैसे कहा जाए कि ये पेंसिल है, पेंसिल दो, तो बच्चा समझ लेता है अच्छा ये पेंसिल है। अपना नया टॉय दो तो बच्चा एक टॉय को समझने लगता है कि अच्छा इस टॉय को पुकारा जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को उसके नाम से बच्चा जानने लगता है। अब बच्चा लेकिन यहाँ थोड़ी सी ना मिस्टेक्स करता है, जैसे उसे लगता है कि सारे ही मैन पापा हैं, सारे ही वुमेन यहाँ पे मम्मा हैं। तो ये बताइए कौन सा है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है यहाँ पे एकोमोडेशन। जब बच्चे को ये लगता है कि अच्छा ये सब पापा हैं और सब ये मम्मा हैं, तो ये एकोमोडेशन की प्रोसेस यहाँ बच्चे में आ रही है। ठीक है, इसके बाद इलॉजिकल थिंकिंग होती है। यहाँ बच्चा को लगता है कि जो काऊ है वो बड़ा एनिमल है और लॉयन भी एक काऊ है, तो यहाँ पर भी बच्चे में एकोमोडेशन स्ट्रक्चर ही होता है माइंड में। इसके बाद बच्चे की ना इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, जैसे बच्चा पेपा पिग देख रहा होता है, बच्चा सिंचन देख रहा होता है, तो उसको लगता है कि अच्छा ये मेरे आसपास हैं, यही मेरे आसपास हैं, ये कभी आ सकते हैं, मैं कहूँ मुझे पेपा पिग के पास जाना तो मेरी मम्मा वहाँ पे लेके जा सकती हैं। तो ये इमेजिनेटिव थिंकिंग है। डॉल को बच्चा यहाँ पे एक बेबी समझता है, और बच्चे का जो नेचर है ना 2 से 4 साल का, वो थोड़ा ईगोसेंट्रिक है। बच्चे को लगता है मैं ही सही हूँ, ये चीज़ मेरे लिए ही है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक नेचर है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ईगोसेंट्रिक नेचर है वो बच्चे का कौन से स्टेज में होता है, तो वो कौन से में होता है, प्री कॉन्सेप्ट, प्री आपका ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, मेन स्टेज के नाम याद रखेंगे, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में है प्याजे के अकॉर्डिंग। अब वो सन और मून उसको लगता है कि उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 2 से 4 साल के बच्चे में ये सारी यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब बात करेंगे हम इंट्यूटिव फेज की। तो 4 से 7 साल का बच्चा है, इसकी इंट्यूटिव फेज में क्या होता है कि एक तो रिवर्सिबल क्वालिटी बच्चे के व्यवहार में आ जाती है। ठीक है, थोड़ा जैसे बच्चा थोड़ा उल्टा भी सोचने लग जाता है इसमें। और दूसरा टॉलर और नैरेटिव कंटेनर को वो सेम समझता है। अभी वो यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि ये जो कंटेनर हैं, जैसे अगर उसको एक चौड़े कंटेनर में पानी दे दो और एक लंबे कंटेनर में पानी दे दो, तो बच्चा लगेगा अच्छा ये कंटेनर बड़ा है, तो बच्चे को पानी इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। ठीक है, तो बच्चे में अभी यहाँ पर बहुत यहाँ पे नैरोइंग थिंकिंग होती है, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो क्लासीफाई नहीं कर सकता। तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होता है 2 से 7 साल का। अब बात करेंगे हम यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे में होती है। तो तीसरी स्टेज है ये आपकी, इंपॉर्टेंट है ये भी। मेन ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मल ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर स्टेज से पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बच्चा हो गया 7 साल का। 7 से 11 साल के बीच में ना बच्चे को लॉजिकल और सिस्टमेटिक थिंकिंग करनी आ जाती है। बच्चे को लगता है कि अच्छा ये मैं इसकी बहन हूँ, मतलब मेरी एक बहन है और ये मेरी भी बहन है और मैं इसकी भी बहन हूँ। बच्चे में ये थिंकिंग आ जाती है, बल्कि ये थिंकिंग प्री ऑपरेशनल में बच्चे को नहीं आती। यहाँ पे बच्चे को क्वांटिटी चेंज का मतलब समझ आ जाता है कि अच्छा ये लंबा है, लेकिन इसमें पानी ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है ज़्यादा हो, ज़्यादा पानी इसमें है। तो यहाँ पे बच्चे को क्वांटिटी चेंजिंग का आइडेंटिफिकेशन करना आ जाता है। यहाँ बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं होता, बल्कि डिफरेंट आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट करता है। जो भी डिफरेंट आइडियाज़ यहाँ पर उसको पता लगते हैं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू। यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को वो क्लासीफाई भी कर सकता है बच्चा,
और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पर वो पहुंच जाता है कि हाँ बच्चे का दिमागी विकास सही हो रहा है। इसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से 15 साल के बच्चों के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी लॉजिकल यहाँ पे थिंकिंग उसको आ जाती है, वो अपनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ भी डील करता है, जो चीज़ें उसके सामने हैं प्लस नहीं है वो अलग चीज़ों को यहाँ सोचने लगता है, समझने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स यहाँ बच्चों में खुद आ जाती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता दो बच्चों को, बच्चा बाकी चीज़ें यहाँ खुद कर लेता है। जनरलाइजेशन करनी आ जाती है। जनरलाइजेशन मतलब ये नहीं कि ईगोसेंट्रिक है, जनरलाइजेशन का मतलब है कि जैसे सब सोच रहे हैं बच्चा उसके अकॉर्डिंग सोच रहा है, जो सारी दुनिया में चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। बच्चे को यहाँ पता जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और यहाँ पृथ्वी मूव कर रही है, ना कि यहाँ पे सूरज मूव कर रहा। तो बच्चे को ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। दूसरा है मोस्ट एडवांस स्टेज है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, और यहाँ बच्चे में फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल आ जाती हैं। तो ये चारों स्टेज मैंने समझा दी हैं, दोबारा देख लीजिएगा, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। प्याजे की थ्योरी में क्या क्रिटिक्स दिए गए, क्या आलोचना उनकी की गई हैं। सबसे पहली आलोचना है कि भाई कोई यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कि पूरी दुनिया के बच्चे ऐसा करते होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने ही 3 यूरोपियन बच्चों पर ऑब्जर्वेशन की है, 1920, 1930 और 1940 में, ठीक है, इन तीनों बच्चों पर। लेकिन समय बदलने के साथ साथ बच्चों की सोच, बच्चों की एक्टिविटी भी बदलने लगती हैं। तो एक क्रिटिकल इवोल्यूशन दिया है कुछ और साइकोलॉजिस्ट ने, और इन्होंने अर्ली रिसर्च की है बच्चे पर कि बच्चे लॉजिकली यहाँ सोचने लगते हैं। इन्होंने अपनी अर्ली रिसर्च में ये बताया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अर्ली टाइम में ही बच्चे लॉजिकल सोचें। हाँ, इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन ना लॉजिकल सोचते हैं थोड़ा बाद में, लेकिन अर्ली रिसर्च में भी ये बताया गया है कुछ पहले की रिसर्चों में कि बच्चे थोड़े अपनी अर्ली स्टेजेस में भी, पहले के स्टेज में भी लॉजिकली सोच सकते हैं। और नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसिडर्ड, यहाँ पर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया है कि अगर एनवायरमेंट ऐसा है तो बच्चे की थिंकिंग चेंज हो सकती है, अगर एनवायरमेंट अच्छा है तो बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो सकती है। मान लो पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे की थिंकिंग यहाँ डेवलप नहीं हो पाती, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी देखिए बहुत अच्छी पियाजे ने थ्योरी बताई है, बहुत फेमस है। सबसे पहले हम इसी थ्योरी को पढ़ते हैं जब भी हम बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस और इम्प्लीकेशंस की। भाई कंट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा दिया है पियाजे ने। सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज पे इंटेलिजेंस होती क्या है सोचो। इन्होंने स्कीमा को, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन के बारे में बताया है, जिससे हम बच्चे के माइंड को अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम अपने बच्चे की डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि बच्चा कितना डेवलपमेंट कर पा रहा है। अगर बच्चा छोटा है 0 से 2 साल का तो उसमें क्या होना चाहिए, प्री ऑपरेशनल में बच्चे को क्या आना चाहिए इतने साल के बच्चे को। यानी कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम बच्चे के न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सकते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ बच्चों की, चिल्ड्रन की थॉट प्रोसेस के बारे में भी अवेयर करा है। बच्चे का एक टीचर करिकुलम प्लान कर सकता है। जो भी टीचिंग से रिलेटेड लोग हैं जो इनका यहाँ पे करिकुलम बना रहे होते हैं तो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं, बच्चे के समझने के अकॉर्डिंग बच्चा किस चीज़ को अच्छे से कर सकता है। और एजुकेशन को इंडिविजुअलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि एक एक बच्चे के थ्रू यहाँ पे एजुकेशन दी जा सकती है कि बच्चे में अगर ये चीज़ है, ये डेवलप नहीं हो पाई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ करिकुलम तैयार किया जाए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बहुत अच्छी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस और कंट्रीब्यूशन रहा है पियाजे का। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि पियाजे की थ्योरी बच्चे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, एजुकेशन में बहुत हेल्प करती है ये। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। थोड़ी सी बड़ी हो गई है मेरी प्रीवियस क्लासों से, लेकिन अब देखो एक क्लास में ही मैं सारा निपटाना चाहती हूँ। मैं बार बार पार्ट नहीं बनाना चाहती। बहुत ज़्यादा अगर कोई बड़ा चैप्टर होगा तो मैं पार्ट करूँगी, वरना मैं एक क्लास में आपको सारा समझा दूँगी। अगर आपको पसंद आई हो क्लास और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।